President. Do you have a New Year's resolution? I have. Let's hear it. Peace on earth. Peace on earth. One day later. The next day. Trump confirms U.S. forces seized Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, airlifted out by helicopter. दोस्तों, वेनेजुएला के सिटिंग प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को यूएस ने उसी के देश से उठवा लिया है। सोचिए, एक सोवरिन कंट्री के सिटिंग प्रेसिडेंट को अमेरिका ने उसी के घर से उठा लिया, और सिर्फ उठाया ही नहीं बल्कि डिटेन करके यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट से न्यूयॉर्क ले जाया गया परेड कराते हुए। इस हरकत की वजह से चाइना और रशिया जैसे सुपर पावर्स खुलकर अमेरिका को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी सोवरिन कंट्री के सिटिंग प्रेसिडेंट को इस तरह से उठा लिया जाना इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है। अगर ऐसा होने लगा तो फिर इस हिसाब से तो कोई भी बड़ी कंट्री किसी भी छोटे देश पर कब्जा कर सकती है। तो फिर इंटरनेशनल लॉज बनाए ही क्यों गए हैं? क्या ये सिर्फ तब काम आते हैं जब बात अमेरिका के हित में हो? लेकिन दूसरी तरफ वेनेजुएलन लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। वेनेजुएला के कई शहरों में लोग सड़क पर निकलकर जश्न मना रहे हैं, जैसे किसी डिक्टेटर को पकड़कर ले जाया गया हो। उनका मानना है निकोलस मदुरो को पावर से हटाने का सिर्फ यही एक तरीका था, क्योंकि वो लगातार इलेक्शन फ्रॉड करके जीत रहा था। यूएसए को अभी वेनेजुएला में एक क्लियर पावर वैक्यूम नजर आ रहा है, इसीलिए वो वेनेजुएला की इस वीक सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है। वैसे भी अमेरिका शुरू से ही पूरे लैटिन अमेरिका को अपने इन्फ्लुएंस में रखना चाहता है, तो यहाँ वो कैसे चूक सकता है? यूएस अभी भी वेनेजुएला पर लगातार प्रेशर बनाए हुए है और टेम्पररी वेनेजुएला पर खुद का कंट्रोल बना लिया है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे क्या निकोलस मदुरो का अरेस्ट सिर्फ एक बहाना था और असल मकसद वेनेजुएला पर कंट्रोल पाना था। अगर अमेरिका के लिए सब इलीगल है तो फिर उसने इतना बड़ा रिस्क लिया ही क्यों? क्या वो दुनिया के सामने कोई एग्जाम्पल सेट करना चाह रहा है? और अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस वेनेजुएला पर बढ़े? क्या वो उसे कंट्रोल करना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे गेम के पीछे ट्रम्प की नजर वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व पर है? और इन सब के बीच खुद वेनेजुएलन लोग इस चीज की खुशी क्यों मना रहे हैं? इन सब सवालों का जवाब जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच असल प्रॉब्लम क्या चल रही है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व से। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व में से एक है, और इसी ऑयल से जुड़ी एक डिसीजन ने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। 1 मई 2007 को वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ह्यूगो चावेस ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ऑयल सेक्टर में नेशनलाइजेशन का फरमान जारी कर दिया। इस फरमान के तहत वेनेजुएला में जितनी भी विदेशी ऑयल कंपनीज काम कर रही थी, उन सबको वेनेजुएला की सरकारी ऑयल कंपनी PDVSA के साथ जॉइंट वेंचर करना होता। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है। इस जॉइंट वेंचर में 60% हिस्सेदारी सरकार की होगी और प्राइवेट कंपनीज के पास सिर्फ 40% हिस्सा रहेगा। कुछ कंपनीज ने तो इस रूल को मान लिया, लेकिन कुछ कंपनीज ने इसे मानने से मना कर दिया। मना करने वाली कंपनीज थी अमेरिका की एक्सॉन मोबिल और कोनोको फिलिप्स। इन दोनों कंपनीज ने वेनेजुएला छोड़ दिया और इंटरनेशनल कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। इसके बाद वेनेजुएला की सरकार को इन कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कंपनसेशन देना पड़ा। लेकिन चावेज ने ऐसा क्यों किया था? चावेज के अकॉर्डिंग देश के नेचुरल रिसोर्सेज पर पहला हक देश के लोगों का होना चाहिए। वो चाहते थे कि ऑयल से जो भी प्रॉफिट आए उससे स्कूल्स बने, हॉस्पिटल्स बने और गरीबों के लिए घर बनाए जाए। उनका मानना था कि ये पैसा डायरेक्टली पुअर और मिडिल क्लास लोगों पर खर्च किया जाए। लेकिन यहीं पर चावेज की स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। ग्लोबल मार्केट में ऑयल के दाम गिर जाते हैं। फॉरेन कंपनीज के चले जाने से टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज दोनों ही चली जाती है और धीरे धीरे वेनेजुएला की इकोनॉमी गरीबी की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ समय बाद चावेज की डेथ हो जाती है और उनके ही चुने हुए सक्सेसर निकोलस मदुरो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। मडुरो पेशे से एक बस ड्राइवर थे। एक समय पर वो फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके थे और 2013 के इलेक्शन में बस थोड़े से वोट मार्जिन से जीतकर निकोलस मडुरो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। गिरते हुए ऑयल प्राइसेस और चावेज के एब्सेंस की वजह से वेनेजुएला में धीरे धीरे गरीबी बढ़ने लगी। इसी बीच अपोजिशन की तरफ से मडुरो पर प्रेशर बढ़ने लगा। पावर में आने के बाद मडुरो ने गलत तरीके से रूल्स बनाना शुरू कर दिए। सरकारी इंस्टीट्यूशंस को अपने तरफ लॉयल कर लिया। अपोजिशन के लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल बना दिया और यहाँ तक कि बड़े लेवल पर वोट चोरी भी करने लगे। मडुरो पर आरोप है कि उसने 2018 और 2024 दोनों इलेक्शन में गलत तरीके से जीता। उसने सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि स्टेट की जुडिशरी को भी अपने साइड कर लिया था। इतने बड़े स्केल पर इलेक्शन फ्रॉड और ह्यूमन राइट वायलेशन के बाद अपोजिशन ने मडुरो पर केस कर दिया, लेकिन जुडिशरी भी तो उनके ही कंट्रोल में थी। इसीलिए अपोजिशन ने इंटरनेशनल कोर्ट में केस फाइल कर दिया। इन सब के बीच देश की इंटरनल कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। वेनेजुएला और ज्यादा गरीब होता गया, लेकिन मडुरो सिर्फ अपनी
अपनी जेब भरने में लगा हुआ था। मडूरो पर एक सीरियस एलिगेशन भी है। कहते हैं कि वो कार्टेल ऑफ द सन्स नाम का ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाता था जो इल्लीगली अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई करता था। आपने न्यूयॉर्क के केंजिंगटन में इस तरीके का नजारा कभी ना कभी तो देखा ही होगा। ये जितने भी लोग आपको वीडियो में दिख रहे हैं ये सभी फेंटेनिल नाम के एक ड्रग को कंज्यूम किए हुए हैं, जिसकी वजह से ये ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये लोग फेंटेनिल नाम का एक बहुत खतरनाक ड्रग कंज्यूम करते हैं जिससे कई दिनों तक होश ही नहीं रहता। ये ड्रग इतना एडिक्टिव है कि लोग इसे छोड़ ही नहीं पाते और लोग चोरी करके डाका डालकर इस ड्रग्स को इल्लीगली खरीदते हैं। एलिगेशन ये है कि मडूरो ये ड्रग्स इल्लीगली यूएसए में सप्लाई करता था ताकि अमेरिका को अंदर से कमजोर किया जा सके। ये तो थी मडूरो साइड की स्टोरी। अब देखते हैं अमेरिका ने मडूरो को किडनैप क्यों और कैसे किया, और क्या मडूरो के ऊपर लगाए हुए आरोप सही है। यूएस काफी दिनों से मडूरो को उठाने का प्लान कर रहा था। बड़े ही शातिर तरीके से उसने वेनेजुएला के कुछ ऑफिशियल्स को पैसे देकर और धमकी के जरिए अपने साइड कर लिया और फिर 3 जनवरी 2026 की रात को यूएस ने काराकास पर हमला कर दिया। यूएस फोर्सेज मडूरो के घर पहुंचती है। वहां से मडूरो और उसकी वाइफ दोनों को नार्को टेररिज्म, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, टेरर एंड इल्लीगल वेपन्स के चार्जेस में डिटेन करके सीधा न्यूयॉर्क ले जाते हैं। इस पूरे ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व। ऑपरेशन के दौरान सबसे पहले वेनेजुएला की कैपिटल काराकास पर मिलिट्री एक्शन लिया जाता है और उसी केओस के बीच मडूरो को उठाकर ले जाया जाता है और जानबूझकर वेनेजुएला में सिचुएशन इस तरीके का बनाया जाता है ताकि मडूरो को आसानी से यूएस ले जा सके। इसके पीछे जो वजह यूएस ने बताई वो ये थी कि मडूरो नार्को ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था, लेकिन कई इंटरनेशनल कंट्रीज जैसे चाइना, रसिया और कुछ और देशों ने इस ऑपरेशन को सोवरेनिटी वायलेशन और इलीगल इंटरवेंशन कहा है, क्योंकि किसी भी देश के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को इस तरह से उसके अपने ही घर से उठाकर अपने देश ले जाकर डिटेन करना इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ माना जाता है। ये एक बहुत ही गलत व्यवहार है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होने लगा तो कल को कोई भी बड़ा देश किसी भी छोटे देश पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेगा, तो फिर इंटरनेशनल लॉज बनाए ही क्यों गए हैं। अगर कल को कोई और देश सेम चीज कर दिया तो अमेरिका किस मुंह से उसको रोकेगा। बाकी बड़े देश तो उस पर सवाल उठाएंगे ही कि तुमने खुद भी तो वही किया था, हम करे तो गलत और तुम करो तो सही। इंटरनेशनल लेवल पर यूएस की इस ऑपरेशन की बहुत निंदा की गई है। इन सब के बीच वेनेजुएला में पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया है। अब सवाल ये है कि देश को चलाएगा कौन। जब से निकोलस मडूरो को डिटेन किया गया है तब से ही वेनेजुएला में एक क्लियर पावर गैप देखा जा रहा है। फिलहाल कंट्री को वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज रन कर रही है। 6 जनवरी 2026 को मडूरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरिया की यूएस फेडरल कोर्ट में फर्स्ट अपीयरेंस हुई। इस हियरिंग में दोनों को नार्को ट्रैफिकिंग, कोकेन इम्पोर्टेशन और इलीगल वेपन्स के चार्जेस में दोषी नहीं पाया गया। कोर्ट में मडूरो ने खुद को एक डिसेंट मैन बताते हुए कहा, मैं अभी भी अपने देश का प्रेसिडेंट हूँ। और हाँ, कुछ सोर्सेज से ये भी क्लियर हुआ है कि ये कोर्ट केस लंबा चलेगा। दूसरी तरफ वेनेजुएला के अंदर सिचुएशन को संभालने के लिए वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज अब ऑफिशियली एक्टिंग प्रेसिडेंट की शपथ लेने जा रही हैं। ये स्टेप सुप्रीम ट्रिब्यूनल ऑफ जस्टिस के ऑर्डर पर लिया जा रहा है ताकि देश को दोबारा चलाया जा सके और किसी भी तरह के सिविल वॉर से बचा जा सके। लेकिन यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन गवर्नमेंट इस डिसीजन के खिलाफ है। उनका कहना है कि 2024 की इलेक्शन में रियल जीत अपोजिशन कैंप की हुई थी। एडमेंडो गोंजालेस और मारिया कोरिना मचाडो, इन दोनों की रियल जीत हुई थी। उनके अकॉर्डिंग वोट चोरी हुआ और मडूरो गलत तरीके से जीता था। इसीलिए उनका मानना है कि प्रेसिडेंट अपोजिशन को ही बनना चाहिए। इसी बीच प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आता है। ट्रम्प के मुताबिक कुछ टाइम के लिए अमेरिका वेनेजुएला को रन करेगा, वहाँ के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेगा। यूएस की बड़ी ऑयल कंपनीज अब वेनेजुएला में माइनिंग और ऑयल एक्सट्रैक्शन करेंगी। अमेरिका का कहना है कि इससे वेनेजुएला को पैसा कमाने में मदद मिलेगी और उनकी सोई हुई इकोनॉमी जाग जाएगी। भाई यूएसए का तो क्या ही कहना, दिन दहाड़े डकैती भी करते हैं और दूसरे देशों को ज्ञान भी देते फिरते हैं। माना कि मडूरो कोई अच्छा आदमी नहीं था, माना कि उसने वोट भी चोरी किया, लेकिन सवाल ये है, क्या इस तरह से किसी सोवरेन कंट्री के सिटिंग प्रेसिडेंट को उसी के घर से उठा लिया जाना सही है? अमेरिका बिना वजह कोई काम नहीं करता। अमेरिका जानता है वेनेजुएला के पास काफी नेचुरल रिसोर्सेज है जिसे वो डायरेक्टली तो नहीं हथिया सकता था, इसीलिए उसने ये रास्ता अपनाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है यूएस ने मडूरो को सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए पकड़ा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ही था और ड्रग ट्रैफिकिंग ही मेन रीजन था तो यूएस को मैक्सिको या चाइना पर भी एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा यूएस को फेंटेनिल और वेपन सप्लाई करने वाला देश तो यही दोनों है। सच तो ये है कि यूएस का मकसद कुछ और ही है। यूएस असल में वेनेजुएला के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहता है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल रिजर्व्स है, साथ ही गोल्ड है, रेयर अर्थ मिनरल्स है और ये सब यूएस के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत
बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। जब तक मडूरो की सरकार थी तब तक वेनेजुएला ने चाइना और रसिया को अपने देश में ओपनली इन्वेस्ट करने दिया हुआ था। रसिया की एक बड़ी ऑयल कंपनी वेनेजुएला में काम कर रही थी और चाइना ने भी यहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रूड ऑयल पर अपना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बना रखा था। लेकिन अमेरिका को ये सब पसंद नहीं था। अब प्रॉब्लम ये है कि चाइना और रसिया दोनों ही सुपर पावर कंट्रीज है। अगर ये दोनों वेनेजुएला पर कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेते तो अमेरिका के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक थ्रेट बन जाते, क्योंकि फ्यूचर में ये लोग अपनी मिलिट्री प्रेजेंस भी वेनेजुएला में बढ़ा सकते थे। इसी बढ़ते हुए थ्रेट को देखकर अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक्शन लिया और अब वो सिर्फ इंटरवेंशन नहीं बल्कि वेनेजुएला पर डायरेक्ट कंट्रोल भी चाहता है। व्हाइट हाउस ऑलरेडी मेजर यूएस ऑयल कंपनीज के साथ क्लोज डोर मीटिंग शेड्यूल कर चुका है, जैसे चेवरॉन, एक्सोन मोबिल और कोनोकोफिलिप्स। इन कंपनीज को वेनेजुएला में अपना प्रोडक्शन सेटअप करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और इनको कहा जा रहा है कि बिना किसी डर के बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेनेजुएला में इन्वेस्ट कर दो। चाइना को जाने वाला वेनेजुएला का क्रूड ऑयल अब अमेरिका कंट्रोल कर सकता है। प्लान ये है कि उस क्रूड ऑयल को रीरूट करके यूएस के गल्फ कोस्ट रिफाइनरीज तक ले जाया जाए। गोल्डमैन सैक्स के अकॉर्डिंग अगर ये स्ट्रेटजी काम कर गई तो अमेरिका आने वाले टाइम में दुनिया का लगभग 30% ऑयल सप्लाई कंट्रोल कर सकता है, जो यूएसए को अतः शक्तिशाली बना सकता है। अमेरिका ने वेनेजुएला से ये भी वादा किया है कि वो उसकी सोई हुई इकोनॉमी को दोबारा जगा देगा और कंट्री के रेवेन्यू को 3 गुना बढ़ा देगा। ऑयल के अलावा भी और दूसरे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का प्लान चल रहा है। गोल्ड एक्सट्रैक्शन होगा और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कोल्टान जो मॉडर्न बैटरीज और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है उन पर भी काम शुरू होगा। मतलब समझे? पैसा ही पैसा होगा। शॉर्ट टर्म में अमेरिका वेनेजुएला को इकोनॉमिक ग्रोथ के सपने तो दिखा रही है, लेकिन रियलिटी ये है कि मैक्सिमम क्रूड ऑयल का फायदा खुद अमेरिका ही उठाएगा। वेनेजुएला को अपनी ही जमीन पर लिमिटेड हिस्सा मिलेगा और लॉन्ग टर्म में वेनेजुएला को इन्वायरमेंटल डैमेज और सोशल कॉस्ट दोनों चुकाना होगा। ओवरऑल देखा जाए तो अमेरिका का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, वेनेजुएला से चाइना और रसिया का डोमिनेंस खत्म करना और खुद वहाँ कंट्रोल इस्टेब्लिश करके वेनेजुएला के नेचुरल रिसोर्सेज पर पूरी तरह से कब्जा करना। दोस्तों आपको क्या लगता है, अमेरिका ये सिर्फ वेनेजुएला की भलाई के लिए कर रहा है या फिर उसको उनका नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।